मेरा नाम रेखा है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरे 2 भाई हैं और मम्मी पापा भी हैं। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया तो मम्मी पापा ने तुरंत हाँ कह दी और फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी एक अमीर लड़के से हुई थी। वो लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था। उसका कोई परिवार नहीं था क्योंकि वह अकेला रहता था। हालांकि उसका बड़ा सा घर था और धंधा भी अच्छा खासा चलता था। इसलिए यह सब देखकर पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे पति का नाम सुनील था। सुनील मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही सुनील को दिल का दौरा पड़ा और वो मुझे छोड़कर चला गया। तब सुनील की मौत ने मुझे जैसे सूखा पत्ता बना दिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं सुनील के साथ बहुत खुश थी। हालांकि अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और ना ही हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, और उससे पहले ही वो मुझे अकेला छोड़ गया। सुनील के जाने के बाद मम्मी पापा कहने लगे कि मैं उनके साथ मायके चली जाऊं। तब मेरे मायके में मेरी 2 भाभियां भी थीं और मुझे आज के ज़माने का अच्छे से अंदाज़ा था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि विधवा बनकर मायके जाऊं और मेरे भाई भाभियां मुझ पर ताने मारे, क्योंकि मैं तो जवानी की दहलीज पर विधवा हो गई थी। लेकिन लोग बोलने लगे, रेखा, तू दूसरी शादी कर ले। पर मेरा दिल दूसरी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। वैसे भी सुनील के घर में कोई नहीं था और उसका बड़ा सा घर मेरे पास था। वहां मुझे इज्जत, प्यार और हर तरह का सुख मिला था। इसलिए मुझे डर था कि कहीं और जाकर मेरी जिंदगी और खराब ना हो जाए। इसीलिए ना मैं दूसरी शादी करना चाहती थी, ना मायके लौटना। तब मुझे लगता था कि मुझे सुनील के घर में ही रहना चाहिए। लेकिन वो घर इतना बड़ा था कि अकेले उसमें मुझे डर लगता था। रात को जब भूख लगती तो सीने में धक्का से लगने लगता, जैसे मेरा दिल अब भी रुक जाएगा। मैं पहले ऐसी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति का देहांत हुआ था तभी से मुझे छोटी छोटी बातों से डर लगने लगा था। तब से हर रात डर के साए में कटती थी। फिर सोचते सचते रात बीत जाती कि यह डर मेरी जिंदगी से कब जाएगा। दिन भी यूं ही गुजरते गए। सुनील का धंधा इतना अच्छा था कि मुझे कमाने की जरूरत नहीं थी। ढेर सारा पैसा था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। वैसे मैं समझदार और पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए सोचती थी कि शायद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करूं। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं घर का निचला हिस्सा किराए पर दे दूं। इससे घर में कोई साथी मिल जाएगा जिससे मेरा दिन भी कटेगा और रात को डर भी कम लगेगा, और साथ ही साथ हर महीने थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे। फिर मैंने पक्का कर लिया कि घर किराए पर देना है। लेकिन मैं चाहती थी कि कोई सभ्य परिवार ही किराएदार आए। किसी अकेले मर्द को घर देने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मैं जवान और अकेली थी, तो यह जोखिम नहीं लेना चाहती थी। मैं पड़ोसियों से बहुत कम बात करती थी, लेकिन अब मुझे सबको बताना था कि मुझे किराएदार चाहिए, तो मैंने आसपास के लोगों को खबर कर दी। मुझे किराएदार चाहिए, लेकिन मेरी शर्त है कि वो सभ्य परिवार हो। मैं किसी अकेले मर्द को घर नहीं दूंगी। जब ये बात मैंने आसपास फैलाई, उसके 3 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर खटखट हुई। तब सुबह का वक्त था। तभी डोरबेल बजी तो मैंने दरवाज़ा खोली और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि बाहर एक बुजुर्ग औरत और एक जवान लड़का खड़े थे। तब मैंने दोनों को हॉल में बिठाया और पूछा, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तब वो लड़का बोला, मैडम, आपको अपना घर किराए पर देना है ना? उसी सिलसिले में हम आए हैं। सुना है आप एक सभ्य परिवार को किराएदार बनाना चाहती हैं, इसलिए हम दोनों इस घर में रहना चाहते हैं। हमारे अलावा कोई और नहीं आएगा। इस पर मैंने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक सभ्य किराएदार चाहिए। मैं घर का निचला हिस्सा किराए पर देना चाहती हूँ। तो क्या आप दोनों माँ बर्थडे इस घर में रहना चाहते हैं? तभी वो बुजुर्ग औरत बोली, मैं इसकी माँ नहीं, इसकी बीवी हूँ। तब यह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। समझ नहीं आया कि इस लड़के ने उस औरत में क्या देखा जो एक बूढ़ी औरत से शादी कर बैठा, क्योंकि लड़िज का दिखने में बहुत स्मार्ट था। उसका नाम रोहन था और उस औरत का नाम शांति था। शांति की उम्र कोई 45 साल के आसपास होगी। 45 साल की औरत का इतने जवान लड़के से ब्याह करना मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैंने झट से कहा, सॉरी, अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो माफ करना। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। इस पर वो लोग हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, हमें देखकर सब हैरान होते हैं। फिर रोहन बोला, मैडम, क्या आप हमें यह घर किराए पर दे सकती हैं? हमें रहने की जगह चाहिए और आपको किराएदार की जरूरत है। तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपको इस घर में रहने की इजाजत देती हूँ। ये रही कमरे की चाबी, आप अपना सामान ले आइए। तभी रोहन ने शांति की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, किराया जो आप कहेंगी हम दे देंगे। ये सुनकर मैं और खुश हो गई। आखिरकार मुझे वैसे ही किराएदार मिल गए जैसा मैं चाहती थी। तब मैंने उन्हें चाबियां दी और कहा, आप अपना सामान ले आइए। फिर थोड़ी देर में ही वो लोग अपना सामान लेकर मेरे घर आ गए। उन्होंने अपना सारा सामान जमाया और घर में सेटल हो गए। एक पूरा दिन यूं ही निकल गया और शाम हो गई। लेकिन मैं सोच में डूबी थी कि आखिर रोहन ने शांति में ऐसा क्या देखा कि उसने उनसे शादी कर ली। ना जाने उसकी क्या मजबूरी थी। शांति से ब्याह करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं यह प्यार का मामला तो नहीं?
या फिर जबरदस्ती का रिश्ता। शायद रोहन के घर वालों ने उसका ब्याह शांति से करवा दिया हो, या फिर रोहन ने खुद ही शांति को चुना हो। खैर, मैंने इन बातों को दिमाग से झटक कर और रसोई में चली गई। खाना बनाते बनाते मेरी मम्मी की बात याद आई। मम्मी कहती थी, अगर आसपास कोई नया आए तो उसे एक वक्त का खाना दे दिया करना, इससे दिल को सुकून मिलता है। तब मैंने अपने किराएदार के बारे में सोची कि ना जाने उनके पास खाना हो या नहीं, वो किस टेंशन में हो, सामान हो या नहीं। यह सोचकर मैंने शांति और रोहन के लिए भी खाना बनाने का फैसला किया। वैसे तो मैं अकेली थी, सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी, लेकिन आज 3 लोगों का खाना बनाते वक्त मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने सोचा अपने नए किराएदारों के लिए खाना ले जाऊंगी। अब रात हो चुकी थी, तो मैंने खाना टिफिन में रखी और नीचे गई और उनके दरवाजे पर खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक दरवाजे की बेल बजाने के बाद मुझे लगा शायद वो लोग थककर सो गए होंगे, इसलिए मैं वापस जाने को मुड़ी ही थी कि अचानक दरवाजा खुला और रोहन बाहर आया। आते ही रोहन बोला, अरे रेखा दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी उसने मेरे हाथ में टिफिन देखा और बोला, दीदी, खाना लाने की क्या जरूरत थी? शांति तो रसोई में खाना बना रही है। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं रोहन, ये मेरा फर्ज है। आज तुम लोग मेरे मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। कल से हम सब एक ही घर में एक परिवार की तरह रहेंगे। फिर मैंने पूछा, शांति भाभी कहाँ है? तब यह कहते हुए मैं रसोई की तरफ बढ़ी। तभी रोहन जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ी ढाका हो गया और बोला, अरे शांति, उसका सिर बहुत दुख रहा है तो वो कमरे में सो गई है। मैंने कहा, अरे अभी तो तुमने कहा कि वो रसोई में खाना बना रही थी। तभी वो हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं खाना बनाते। वक्त अचानक उसका सिर दुखने लगा तो वो जाकर सो गई। शायद अब उसे नींद आ गई होगी। अगर मैं उसे अभी जगाऊंगा तो उसका सिर और दुखेगा। आपको तो पता है उसकी उम्र हो गई है, बीमारी ने उसे जकड़ डेट रखा है, इसलिए उसे नींद से उठाने से और तकलीफ होगी। यह सुनकर मैं चुप हो गई, कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपने ऊपर वाले घर में वापस आ गई। ऊपर आकर मैंने खाना खाया और फिर सोने चली गई, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, रोहन ने ऐसा क्यों किया? अब खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मन में उथल पुथल मची थी कि रोहन ने बात को कितनी चालाकी से घुमा दिया था। पहले तो कह रहा था कि शांति रसोई में खाना बना रही है, लेकिन जैसे ही मैं रसोई की तरफ बढ़ी, उसने फट से बात बदल दी कि शांति सो गई है। ना जाने वो क्या छिपा रहा था, क्या बोलना चाहता था। तभी मैंने सोचा, छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। फिर मैंने उस बात को दिमाग से निकाल दिया। फिर मैंने मन में ठान लिया कि शांति को अपनी बड़ी बहन बनाऊंगी और हम दोनों इस बड़े से घर में साथ बैठकर गप्पे मारेंगे। वह भी तो अकेली है और मैं भी। दिन भर अकेले घर में रहने की बजाय हम एक दूसरे का सहारा बनेंगी और बातों बातों में मन हल्का होगा और धीरे धीरे मैं उनके बारे में सब जान लूंगी कि आखिर रोहन से शादी की वजह क्या थी। तब मुझे यकीन था कि शांति मुझसे मिलने जरूर आएगी, क्योंकि मैंने तो उनके लिए खाना बनाकर दिया था। कम से कम आभार तो मानेंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई चीज़ मिले तो सामने वाले से बात किए बिना चैन नहीं पड़ता। लेकिन मेरा यह अंदाज़ा पूरी तरह गलत निकला। रात ढल गई पर शांति नहीं आई। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, सुबह मिलूंगी तो शायद वह धन्यवाद कहेंगी। हालांकि मुझे उनकी तारीफ की ज़रूरत नहीं थी, बस शांति से 2 बातें करने का मन था। उस रात मुझे बद्दा सुकून था, क्योंकि घर में किराएदार आ गए थे, तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई तो था घर में। यह सोचकर दिल को तसल्ली थी। अब बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी अब डरावनी नहीं लग रही थी। वैसे भी जब सुनील जिंदा था तो यह आवाज़ें मुझे सुनाई ही नहीं देती थीं। शायद तब डर नहीं लगता था, क्योंकि सुनील का साया मेरे साथ था। सुनील मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। हर रात उसकी याद में मैं रोया करती थी। इन्हीं ख्यालों में डूबकर मुझे नींद आ गई। अचानक आधी रात को मेरी आंख खुल गई। तब ना जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी बाहर से कोई चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जोर जोर से चिल्ला रही हो, दर्द में हो और उसे मदद चाहिए। तब मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन बिस्तर पर पड़ेड़ ही रही। फिर दोनों हाथों से कान बंद कर लिए ताकि वो आवाज़ ना सुनाई दे, लेकिन वो चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं पसीने से तरतर हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इसी उधेड़ बुन में सुबह हो गई। सुबह 5 बजे वो आवाज़ बंद हुई। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर ना जाने कब इतनी गहरी नींद लगी कि सुबह के 9 बज गए। जब आंख खुली तो घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। फिर मैं घबरा कर उठी, चाय बनाई, हाथ मुंह धोया और चाय का प्याला लेकर गैलरी में आ गई। फिर गैलरी से देखी तो रोहन गली में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जा रहा हो। तब फ़ोन पर बात करते करते उसकी नज़र ऊपर मुझ पर पड़ी। तब मुझे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। तब उसका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद अपने ऑफिस या काम पर जा रहा है। तभी मेरे मन में ख्याल आया, शांति से बात करने का यह अच्छा मौका है, क्योंकि जब से वो घर में आई एक बार भी तो मेरी और उसकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं उसके साथ बैठकर उसे दिल की बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो जैसे मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा,
जल्दी से काम निपटाकर नीचे जाऊं और शांति से बात करूं। फिर फटाफट सारे काम खत्म किए और नीचे उनके कमरे की तरफ गई। जब मैं नीचे पहुंची तो रोहन वहां था ही नहीं। लग रहा था वो काम पर चला गया है। तो मैंने उनके दरवाजे पर खटखटाया, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो मैं बार बार खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब वहीं खड़ी खड़ी मैं सोचने लगी, इतनी देर से दस्तक दे रही हूं, फिर भी कोई क्यों नहीं खोल रहा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रेखा दीदी, आप हैं क्या? वो शांति की आवाज़ थी। मैंने कहा, हाँ शांति भाभी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूं रेखा। फिर शांति ने दरवाज़ा खोला। तब उसे देखते ही मैं चौंक गई, क्योंकि तब उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। यह देखकर मैं थोड़ी घबराई। तभी उसने मुझे अंदर बुलाया और सोफे पर बिठाया। फिर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर किसी को बुलाऊं या नहीं, इसलिए सोच विचार कर दरवाज़ा खोली। इस पर मैंने कहा, शांति भाभी, यह इलाका आपके लिए नया है, यहाँ और कौन आएगा? इस पर वो बोली, तुम्हें नहीं पता रेखा, मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आ खड़ी है। तब वो बहुत परेशान लग रही थी। तो मैंने पूछा, भाभी, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही थी? तो वो बोली, हाँ, अपनी कहानी क्या सुनाऊं, मैं बहुत टेंशन में हूं इस पर। मैंने कहा, भाभी, आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। तो वो बताने लगी, मेरा पति रोहन को मैं पसंद नहीं। वो जवान है, उसकी ख्वाहिश है कि उसे अपने जैसी जवान लड़की मिले, लेकिन मेरी उम्र ज़्यादा है और उसे मेरी शक्ल भी पसंद नहीं। तब उसे देखकर मुझे बहुत तरस आया, क्योंकि वो बेचारी बहुत बेचैन थी। फिर उसने बताया, मुझे लगता है रोहन का किसी और से चक्कर चल रहा है और वो मुझे धोखा दे रहा है। ना जाने किस किस से फ़ोन पर बात करता रहता है, लेकिन जब मैं पूछती हूँ तो वो मुझे गंदी गंदी बातें कहता है, कभी कभी तो हाथ भी उठा देता है। तभी मैंने पूछा, शांति भाभी, आप ठीक तो हैं ना? तो वो बोली, हाँ, बताने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, पैसा, कपड़े, सामान, सब कुछ, लेकिन वो सुख नहीं, वो खुशी नहीं, जो एक औरत को चाहिए। तब उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। फिर मैंने कहा, शांति भाभी, आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो वह बोली, मेरी मदद तो मेरे सगे संबंधियों ने भी नहीं की, फिर तुम क्या करोगी? वैसे भी रोहन मुझे छोड़ने की धमकी देता है, इसलिए अब मेरे अपने इस दुनिया में कोई नहीं। अब तुम ही बताओ, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर मैंने कहा, शांति भाभी, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं, और हाँ, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी। यह कहकर मैं वहां से जाने लगी। तभी शांति ने मुझे आवाज़ दिया, रेखा, तुम यह बात किसी को मत बताना, और खासकर मेरे पति को तो बिल्कुल नहीं। अगर उसे पता चला तो वह मुझ पर ज़रूर हाथ उठाएगा। यह भी मत बताना कि तुम यहाँ आई थी या मैंने तुमसे कुछ कहा। इस पर मैंने कहा, हाँ शांति भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। मैं रोहन को कुछ नहीं बताऊंगी। यह कहकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई। अब मुझे रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने शादी क्यों की थी? अगर उसे अपनी बीवी को मारना पीटना था तो ब्याह ही क्यों किया? अगर शांति उसे पसंद नहीं थी तो उसने शांति भाभी से शादी क्यों की? तब मैं सोच रही थी, काश रोहन ने शांति को इस तरह कैद में ना रखा होता तो कितना अच्छा होता। उसकी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी उस पर पाबंदियां, वो भी तब जब वह खुद किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। अगर रोहन ने शांति पर यह बंदिशें ना लगाई होती तो हम दोनों बहनें बन गई होती, अपने अपने दुख दर्द बांट लेती। खैर, मैंने इन बातों को छोड़कर अपने रोज़ के कामों पर ध्यान देना शुरू किया। फिर रात हुई तो रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, लेकिन फिर वही हुआ। मध्य रात को डर से मेरी नींद टूटी। तब भज वही वजह थी जिसने कल रात मुझे सोने नहीं दिया। एक औरत के चीखने की आवाज़ फिर से सुनाई दे रही थी। तब मैंने कान लगाकर सुनी तो लगा जैसे यह आवाज़ बहुत करीब से आ रही हो। तो मैं सोचने लगी, यह आवाज़ आ कहाँ से रही है? अब मुझे किसी भी कीमत पर यह जानना था, इसलिए धीरे धीरे मैं अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलते ही चीखें और साफ सुनाई देने लगी। तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह आवाज़ कहीं और से नहीं, नीचे शांति के कमरे से आ रही थी, और चीखने वाली कोई और नहीं, खुद शांति ही थी। एक पल को तो मैं सन्न रह गई। फिर मैंने फटाफट सीढ़ियां उतरी, क्योंकि शांति के लिए मेरे दिल में पहली मुलाकात से ही अपनापन जाग गया था। अब उसे तकलीफ में देखकर मैं चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं नीचे आकर उनके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक दस्तक देती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब हैरानी की बात यह थी कि मेरे खटखटाने से भी शांति की चीखें कम नहीं हुईं, उल्टा वो और जोर से चिल्ला रही थी। अब मेरा हाथ दस्तक देते देते दुखने लगा। आखिरकार थककर मैं वापस अपनी ऊपरी मंजिल में लौट आई। अब रात के इस वक्त मैं किससे मदद मांगती? सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। उस रात मुझे शांति की फिक्र में नींद ही नहीं आई। तब मैं गैलरी में जाकर बैठ गई। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज चुके थे। तो मैंने ठान लिया कि जैसे ही रोहन को बाहर निकलते देखूंगी, उसे रोक कर बात करूंगी।
फिर सुबह 8 बजे दूध वाला आया तो मैं दरवाज़ा खोलने गई। तभी देखा कि रोहन घर से बाहर निकल रहा था। तब मुझे देखते ही वो चौंक गया। तब जब रोहन बाहर निकल रहा था, मैंने उसे आवाज़ दी, रोहन, ज़रा रुक। तब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो चुपचाप मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, मुझे पता है रेखा दीदी, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। तब उसके चेहरे पर गम का साया था। वो बोला, आपको शांति की फिक्र हो गई है ना कि वो रात को क्यों चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता है, लेकिन मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो मुझे भी बताइए। तब मैंने देखा, रोहन की आंखों में आंसू थे। वो मुझसे नज़र चुराकर अपने आंसू पोंछ रहा था। तो मैंने कहा, रोहन, पहले यह तो बताओ, शांति का मसला क्या है? वो क्यों रोती है? तब तो मैं तुम्हें कोई रास्ता बता सकूं। तो रोहन ने सिर उठाया, फिर मेरी आंखों में आंखें डाला और बोला, सभी मुसीबत यह है कि वो मुझ पर बहुत शक करती है। यह सुनते ही मैंने हैरानी से उसे देखा। तभी वो हल्का सा हंसा और बोला, दीदी, आप मेरी सूरत को गौर से देखिए और फिर शांति को देखिए। दोनों में कितना फ़र्क है। अगर मैं चाहता तो किसी जवान खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर शांति को चुना, क्योंकि वह बेसहारा थी और मैं उसे सहारा देना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे शादी की, लेकिन फिर भी वो मुझ पर शक करती है। फिर वो आगे बोला, आपने भी तो पहले शांति को मेरी माँ समझ लिया था। मेरी बस यही गलती हुई कि मैंने उसे बेसहारा समझकर उससे शादी कर ली, क्योंकि वो मेरे घर में नौकरानी थी। उसकी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सोचा मैं उससे ब्याह करूंगा, उसे अपना नाम दूंगा। लेकिन मेरे घर वालों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब शांति के लिए मैंने अपना परिवार तक छोड़ दज दिया। तब यह कहते हुए रोहन की आंखें नम थीं। फिर वो बोला, अब आप ही बताइए दीदी, मैंने शांति से शादी करके गलत किया या सही? मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। शांति के लिए मैंने इतने सारे दुख झेले। मैं बस उसे हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे यही लाड़ती रहती है कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है और मैं चोरी छिपे फ़ोन पर बात करता हूँ। फिर आगे उसने बताया, 2 साल पहले मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक अमीर घराने की लड़की से तय की थी। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। मेरी उससे सगाई भी हो गई थी। वो मेरे मम्मी पापा के दोस्त की बेटी थी, लेकिन मैंने शांति के लिए उस रिश्ते को साफ मना कर दिया। मेरे मम्मी पापा कहते थे, तू इस औरत के प्यार में अंधा हो गया है। तुझे यह भी नहीं दिखता कि यह तेरी माँ की उम्र की है। तू अपने परिवार और सगाई तोड़ रहा है। अगर तू इस नौकरानी से शादी करेगा तो हम तुझे अपनी जायदाद से निकाल देंगे। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। शांति के लिए मैंने सगाई तोड़ दिया, घर छोड़ा और सामान बांधकर दर दर भटकता रहा। आगे रोहन बोला, मैंने अपनी बीवी के साथ हमेशा ईमानदारी बरती। इतनी कम उम्र में भी शांति का साथ दिया, लेकिन उसका यह बर्ताव देखकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं सोचता हूँ शांति को सहारा देने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे इसकी जरा भी कदर नहीं। शादी की पहली रात से ही वो मुझ पर शक करती है। उसे लगता है जैसे मैं उस लड़की से जिससे मेरी सगाई हुई थी, उसे ही फ़ोन पर बात करता हूँ। वो मुझसे कहती है कि मैं उसका कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मजबूरी में शांति से शादी की। वो कहती है, मैं आज भी उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हूँ। अब शांति हर रात मुझ पर शक करती है, लड़ती है और बेवजह चिल्लाती है। इसकी वजह से कई मकान मालिक हमें किराए के घर से निकाल चुके हैं। लोग शक करते हैं कि शायद मैं अपनी बीवी को मारता पीटता हूँ, तभी वह इतना शोर करती है। इसी के चलते मुझे हर 3-4 महीने में मुझे नया घर ढूंढना पड़ता है, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिलता। शांति की लड़ाई मुझे जीने नहीं देती। फिर वो आगे बोला, यह मेरा 7वां घर है। यहाँ आने के बाद मैंने शांति के सामने हाथ जोड़े, कहा, तुझे भगवान की कसम मुझे जीने दो। लेकिन यहाँ भी उसका बर्ताव नहीं सुधरा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, रेखा दीदी, शांति मानसिक रूप से बीमार है। उसका दिमाग भी खराब होने लगा है। मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ। कभी कभी वो लोगों पर हमला भी कर देती है। इसीलिए मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता और कहता हूँ कि किसी को अंदर मत आने देना। यह सब सुनकर तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि रोहन की बातों से लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। तो मैंने कहा, रोहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तो वो बोला, क्या दीदी? तो मैंने कहा, तुम शांति को इस तरह घर में कैद मत रखो। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, शायद उसकी हालत में कुछ सुधार हो। तब मेरी बात सुनकर रोहन टेंशन में आ गया और बोला, आप यह सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो वह इतनी सनक जाती है कि उसे संभालना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, और अगर मेरे पीछे उसने आप पर हमला कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हो सकता है वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दीदी, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। इस पर मैंने कहा, रोहन, अगर शांति ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। बस इतना कह रही हूँ कि उसे कैद में मत रखो। इस पर रोहन मुझे गौर से देखने लगा। फिर उसने जेब से चाबी निकाली, मेरे हाथ में दिया और बोला, यह दरवाजे की चाबी है, लेकिन जरा सावधान रहना। जैसे ही लगे कि शांति को गुस्सा आ रहा है,
तुरंत घर से बाहर निकल जाना। इस पर मैंने सिर हिलाया। फिर रोहन वहां से चला गया। अब मैं सोच सच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच क्या है, क्योंकि दोनों ने मुझे अलग अलग बातें बताईं। अब मैं अपने कमरे में आई और जल्दी से काम निपटाए, फ्रेश हुई और चाबी लेकर शांति के कमरे की तरफ गई। फिर ताला खोला और उनके घर में दाखिल हुई। अंदर जाकर देखी तो शांति सोफे पर बैठी थी। वो किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई थी और रो रही थी, अपने आंसू पोंछ रही थी। तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर उसे वह सुनाई ही नहीं दिया। तो मैं उसके पास गई और आवाज दी, तो वह चौंक कर खड़ी हो गई। तब उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मैं हल्का सा मुस्कुराई। तो वो हैरानी से पूछने लगी, रेखा, तू यहां कैसे आई? तो मैंने कहा, शांति भाभी, मैंने सोचा आप अकेली हैं और मैं भी अकेली हूं, तो क्यों ना आपके पास आकर थोड़ी गप्पे मारूं। तब शांति मुझे देखकर हंस पड़ी। फिर वो उठी और मेरे गले लग गई और रोते रोते बोली, मुझे किसी के कंधे की जरूरत थी जिस पर सिर रखकर मैं रो सकूं। इस पर मैंने कहा, शांति भाभी, रोने की क्या जरूरत है? तुम्हारी छोटी बहन जब तुम्हारे साथ है, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। ये बताओ, तुम रात को क्यों चीखती हो? हालांकि मैंने रोहन की बातों पर यकीन किया था, लेकिन अब शांति के मुंह से सच सुनना चाहती थी। इसलिए उससे पूछी कि तुम रात को क्यों रोती हो, क्योंकि तब मुझे तो यह भी शक हो रहा था कि कहीं रोहन ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया। लेकिन तभी शांति घबरा गई और बोली, मैं तो चीखती नहीं हूं, मुझे क्या जरूरत है चीखने की? मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मेरा पति मेरी बहुत फिक्र करता है। तब उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि उसने कितनी आसानी से बात पलट दी। और कल वही मुझसे कुछ और कह रही थी और आज कुछ और। फिर वो बोली, मुझे तेरा घर देखना है। मैं देखना चाहती हूं कि तूने अपना घर कैसे सजाया है, क्योंकि मैं भी अपने घर को वैसे ही सजाना चाहती हूं, ताकि जब मेरा पति घर आए तो उसे सब पसंद आए। तब वो देखे कि मैंने घर को कितना अच्छा संवारा है। इस पर मैंने सिर हिलाया और बोली, चलो भाभी, मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना कमरा और घर दिखाती हूं। फिर मैं शांति को अपने साथ ऊपर ले आई, लेकिन मन में उलझन थी कि उसका बर्ताव अचानक इतना बदल क्यों गया। तब ऊपर पहुंचते ही शांति ने मेरा हाथ पकड़ा और अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ पर तांदुल के निशान थे। मैं उसे देखकर चौंक गई और बोली, यह क्या हुआ? तो शांति बोली, कल जो मैंने तुझसे कहा था, ना जाने कैसे मेरे पति ने वो सब सुन लिया। शायद उसने कहीं कोई चीज लगाई है जिससे सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। वो मुझ पर बहुत सख्त नजर रखता है, इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जवान पति मुझे हर रोज मारता है, इसीलिए मैं रात को इतना जोर जोर से चीखती हूं। मेरी चीखें बेकार नहीं हैं। फिर वो आगे बोली, जब तू अपनी आंखों से देखेगी कि मेरे साथ क्या क्या होता है, तो तुझे बड़ा धक्का लगेगा। अगर तुझे यकीन नहीं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा ले। मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। अगर तू वो रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दिखाएगी तो मेरे पति को सजा मिलेगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी इस पर। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अब सच कहूँ तो मैं इन दोनों पति पत्नी के बीच फंस गई थी, क्योंकि रोहन अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा था और शांति अपने पति पर। दोनों की बातों ने मुझे टेंशन में डाल रखा था। मैं जिसके मुंह से जो सुनती उसी की बात सही लगती। दोनों की बातें अपनी अपनी जगह ठीक लग रही थीं। दोनों ही बेगुनाह से दिखते थे। इस उलझन से निकलने का एक ही रास्ता था। मैंने नीचे के हिस्से में कैमरा लगाने का फैसला किया। मैंने एक आदमी से कैमरा लगवाने की बात की। हालांकि रात को अब भी नीचे से चीखने की आवाज़ें आती थीं, तो सुबह जब रोहन से मुलाकात होती तो वह बोलता, शांति की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन रात को शांति मुझसे कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। तब मैं हर मुमकिन कोशिश करती, शांति से बातें करती, उसे हंसाने की कोशिश करती, उसे घर सजाने की टिप्स देती। मैं उसकी बहुत फिक्र करती थी। शाम को अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाकर दे देती। आखिर वो उम्र दराज थी, उसके घर के सामने की जगह वो साफ नहीं कर पाती थी, तो मैं नीचे जाकर उसे झाड़ू पोछा कर देती। मैं दोनों की इतनी परवाह इसलिए करती थी ताकि शांति का ध्यान थोड़ा उसके पति से हटे, क्योंकि मुझे दोनों पति पत्नी की बहुत चिंता थी। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर रोहन गलत है तो उसे जल्दी सजा मिले, और अगर शांति बीमार है तो उसका जल्दी इलाज हो। अब कैमरा आने में बस थोड़ा वक्त बाकी था। उस शाम खाना खाने के बाद मैंने सोचा, आज फिर शांति को खाना दे आऊं। वैसे तो मैं रात को नीचे कम ही जाती थी, लेकिन आज खाना देना था। तो मैं सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक शांति की आवाज़ कानों में पड़ी। वो कह रही थी, आज सारी तैयारी हो गई है, तू उसकी फिक्र मत कर। वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। यह सुनकर मैं पीछे हट गई, क्योंकि तब शांति का एक नया चेहरा मेरे सामने आया। फिर मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे। मुझे लगा शायद शांति ही गलत है। क्या वो रात को किसी जान पहचान वाले को घर बुलाती है और कुछ गलत करती है, और शायद जानबूझकर जोर जोर से चीखती है ताकि लोग रोहन को बुरा समझे और वो अपनी मनमानी कर सके। कैमरा आने में अभी वक्त था, तो मैंने अपनी पुरानी सहेली को फ़ोन किया, क्योंकि वो लेडी कांस्टेबल थी। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर आकर सच्चाई का पता लगाओ। तब मेरी सहेली तुरंत आने को तैयार हो गई। तब मैं खाना खाकर उसका इंतज़ार कर रही थी।
लेकिन ना जाने कैसे मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब आंख खुली तो देखा मैं हॉस्पिटल के बेड पर हूं, तो मैं घबरा गई। इधर उधर देखी तो मेरी सहेली मेरे सामने खड़ी थी। उसका नाम राम्या था। तो मैंने पूछा, राम्या मैं यहाँ कैसे आई और हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? तो वो हंसकर बोली, रेखा तूने बड़ा कारनामा कर दिखाया। कई दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ चोर किराएदार बनकर लोगों के घरों में घुसते हैं। जब लोगों को उन पर भरोसा हो जाता है तो वह चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। कल रात तेरी वजह से हम उस चोर को पकड़ पाए। इस पर मैंने राम्या से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो राम्या ने बताया, रेखा, जो लोग तेरे घर में किराएदार बनकर रह रहे थे वो एक चोर गिरोह का हिस्सा थे। उनकी यही तरकीब थी। वो बेसहारा औरतों के घरों में किराएदार बनकर रहते, फिर उन्हें फंसाने के लिए नाटक करते। तब वो पति अपनी बीवी पर इल्जाम लगाता और बीवी अपने पति पर। इस तरह वो लोग घर की मालकिन को उनके झगड़ों में उलझाकर घर की हर चीज पर नजर रखते और सब भूल जाते। फिर राम्या बोली, तेरे साथ भी यही हुआ रोहन, और शांति ने तुझसे यही खेल खेला। तूने शांति को अपने घर की सारी चीजें दिखाई, तेरे गहने, कीमती सामान, सब कुछ अच्छा हुआ। तूने शांति की बातें सुनी और मुझे फोन किया। कल रात उन दोनों ने तेरे खाने में नींद की दवा मिलाई थी। तू गहरी नींद में चली गई और उनका प्लान था तेरा घर लूट कर फरार हो जाना। फिर वो आगे बोली, उनका प्लान था तेरे घर का सारा कीमती सामान, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, गहने, पैसे, यहां तक कि तेरे महंगे कपड़े भी चुरा लेना। ये सब बहुत सोच समझ कर किया गया प्लान था, लेकिन हम सही वक्त पर पहुंच गए और उन दोनों को हाथों पकड़ लिया। जब मैं तेरे कमरे में गई तो तू बेहोश थी, तो हम तुझे फटाफट हॉस्पिटल ले आए। तब राम्या की बातें सुनकर मुझे जोर का झटका लगा कि लोग दूसरों को लूटने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, कितने झूठे नाटक करते हैं। मुझे तो रोहन और शांति की हर बात सच्ची लग रही थी। ऐसा जरा भी नहीं लगा कि वह मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो मुझे किराएदार रखने में भी डर लगता है। इस हादसे ने मुझे फिर से अकेला कर दिया। लेकिन सोचती हूँ, बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा मेरा अकेलापन ही है। आजकल तो किसी पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए मैंने मन बना लिया कि अब तो मैं अकेली ही ठीक हूं। दूसरों से ज्यादा भरोसा तो अपने आप पर होना चाहिए। शायद मेरी किस्मत में अकेलापन ही लिखा है, और अब मैं अपने इस अकेलेपन से बहुत खुश हूं। इन दिनों मैं अपने घर में गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। वो बच्चे दिन भर मेरे साथ रहते हैं और रात को अपने घर चले जाते हैं। उनके साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। उन बच्चों को पढ़ाकर दिल को बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।